हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था रवि की चिट्ठी पढ़ने के बाद मोहन धनीराम से मिलने जाता है। तो मोहन कहता है, यही बात तो हमारी समझ में भी नहीं आ रही। कहीं यह चिट्ठी मेरे माता पिता को मिल जाती तो उनके दिल में आप लोगों के प्रति जरूर वैमनस्य उत्पन्न हो जाता। मैं जरूर एक बार रवि को चिट्ठी लिखकर इस बारे में पूछूंगा कि आखिर वह इतना खतरनाक इल्जाम अपने सिर क्यों ले रहा है। तभी हकीकत का पता चलेगा। धनीराम ने मौके की नजाकत को समझते हुए कहा, जरूर लिखना बेटा, हम तो उसे समझाते समझाते थक गए हैं। तुम उसके हम उम्र हो, क्या पता तुम्हारे समझाने से वह समझ जाए। तुमने बहुत समझदारी से काम लिया कि मुझे भी इस बारे में बता दिया। जब से उस नालायक की ऐसी चिट्ठी मुझे मिली, सच कहूँ तो मैं गांव में लोगों से नज़र मिलाकर बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। गांव की बात है, एक छोटी सी बात से जिंदगी भर की दुश्मनी खड़ी हो जाती है। हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 वर्ष के मेहमान और समझो, बाकी तो आप लोगों ने ही आगे का सुख दुख समझना है। इसके बाद मोहन अपने घर लौट गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। मोहन के जाने के बाद धनीराम घर के अंदर चला गया। उसने रधुली से मोहन के द्वारा कही बात बताते हुए कहा, जिस बात का डर था उस मूर्ख ने वही किया। अपने साथ साथ पूरे इलाके में हमारी थू थू करने की क्या ज़रूरत है उसे, लेकिन किसे समझाऊं। यह सुनकर रधुली को भी रवि की मूर्खता पर बहुत गुस्सा आया। दोनों ने इस बात पर काफ़ी देर तक सोच विचार किया। अंत में दोनों ने गोलू जू को धन्यवाद किया, जो अब तक हर बार उन्हें मुसीबत से उबार रहे थे। विजयादशमी के बाद 3 माह से अधिक का समय रवि के जीवन का सबसे कठिन समय था। घर से आने के बाद तो उसके जीवन में एक तरह से हर रोज नई परेशानियां आती जाती रही। वह अपनी ओर से जो भी अच्छा काम करना चाहता था उसमें उसे निराशा ही मिलती। घर से लौटने के बाद अब वह वही कर रहा था जो उसे नहीं करना चाहिए था। सूरत न जाता तो शायद बाबा चरणदास का ध्यान उसकी हकीकत की ओर नहीं जाता। इसके बाद उसकी मति ऐसी खराब हुई कि अपने गुनाहों का कबूलनामा उसने चिट्ठियों के द्वारा हर जगह स्वीकार कर लिया। फिर भी न जाने किसके पुण्य कर्मों से वह अभी तक हालात के बाहर की सांस ले रहा था। दिसंबर का अंतिम सप्ताह था। क्रिसमस के बाद लोग नए साल की तैयारियों में लगे थे। इसी बीच रवि को उसके पिता धनीराम की भेजी चिट्ठी मिली। चिट्ठी पढ़कर रवि को पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि उसके माता पिता उसके कृत्यों से बहुत दुखी हैं। पत्र में उन्होंने रवि को गांव के हालात से भी वाकिफ कर दिया था, लेकिन रवि ने इससे पहले ही बंटी के पिता दौलतराम को भी चिट्ठी लिख भेजी थी। अब वह इस सोच में पड़ गया कि जिस कार्य को करने के लिए उसके पिता ने पत्र में उसे मना किया है, वह उस काम को कर चुका है। जब उसकी चिट्ठी दौलतराम को मिलेगी और उसके परिवार के लोगों को यह पता लगेगी कि बंटी की मौत का गुनाहगार रवि है, तो वे उसके माता पिता का जीना हराम कर देंगे। यह सोचकर रवि बड़ा बेचैन था। दिन भर तो वह ड्यूटी पर रहता तो किसी तरह समय निकल जाता, लेकिन घर पहुंचते ही उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आते। वह इसे अपने जीवन का सबसे दुखद समय मानकर कई बार अकेले ही रोता और फिर खुद ही स्वयं को शांत करता। एक दिन उसके मन में एक नया विचार आया कि क्यों न वेशभूषा बदलकर नंदनी और चंपा के गांव का हाल समाचार का पता लगा लूं। इसी बहाने अपने माता पिता का दुख दर्द भी पता लग जाएगा। देखते ही देखते 9 वर्ष आया और चला गया। इस बार उसने यार दोस्तों के साथ 9 वर्ष भी बड़े अनमने ढंग से ही मनाया। जो भी रवि से इस बारे में पूछना चाहता वह कह देता, इस बार मूड ठीक नहीं है। इसी बीच एक दिन गांव से बंटी के बड़े भाई मोहन की चिट्ठी रवि को प्राप्त हुई। मोहन ने चिट्ठी में रवि को समझाते हुए लिखा कि तुम और बंटी तो बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन जिस तरह तुमने उसकी आत्महत्या के लिए खुद को दोषी माना है, उससे हमारा परिवार बहुत दुखी हुआ। जब मैंने तुम्हारे पिताजी से इस बारे में बात की तो उनसे मालूम हुआ कि बंटी की मौत के बाद तुम्हारी मनोस्थिति कुछ ठीक नहीं है। तुमने ऐसे ही कई चिट्ठियां कई लोगों को भेजी हैं, यहाँ तक कि अभागे बंटी के ससुराल में भी तुमने ऐसी ही चिट्ठी भेजी है।
भाई मैं तुम्हारी मनोदशा समझ सकता हूँ। यह तुम्हारा और बंटी का घनिष्ठ प्रेम का नतीजा है कि उसकी दर्दनाक मौत के बाद तुम अवसादग्रस्त हो गए हो। मुझे विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया होगा। तुम बस इतना समझ लो कि संसार में तुम्हारे दोस्त बंटी और तुम्हारा साथ इतना ही था। तुम परदेश में अकेले हो, इसलिए कुछ गलत कदम न उठा देना। हिम्मत एवं होशियारी से काम लेना। बाकी तुम खुद समझदार हो। शेष सब कुशल है। पत्र की प्रतीक्षा में तुम्हारा बड़ा भाई मोहन। मोहन का पत्र पढ़कर रवि को स्वयं से और अधिक घृणा सी होने लगी। वह सोचने लगा कि मैं भी कितना धूर्त हूँ। मेरे परिवार के साथ साथ मेरे गांव के लोग भी मुझ पर कितना विश्वास करते हैं, लेकिन मैंने आज तक हर किसी को धोखा ही दिया है। वह सोचने लगा कि माना कि बंटी के कारण नंदिनी के साथ मेरी दोस्ती के तार जुड़े, लेकिन मैं भी तो तब बालिग था, अपना भला बुरा खुद भी तो सोच सकता था। इसके बाद भी मैंने नंदिनी से नज़दीकियां बढ़ाने के चक्कर में अपने बचपन के दोस्त से ही लड़ाई कर दी। फिर जब माता पिता भाई भाभी ने मुझे इस रिश्ते के बारे में समझाने का प्रयास किया तो मैंने उन्हें भी अपना दुश्मन मान लिया। बड़े भाई साहब तो तब से नाराज़ ही दिखाई देते हैं। अपनी इच्छा से मैंने नंदिनी को पसंद किया, लेकिन जब उससे सुंदर उसकी छोटी बहन पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरा झुकाव नंदिनी से अंजू की तरफ बढ़ने लगा। इसी का परिणाम था कि मैंने बंटी को इस खेल में सम्मिलित करने के लिए उसकी मंगेतर को भी पत्र लिख दिया। नतीजन बेचारा बंटी आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। हे भगवान, मेरी नीचता की जो भी सज़ा मुझे देना चाहो वह मेरे लिए कम ही है। अब मेरा इस संसार में जीना भी किसी गुनाह से कम नहीं। ऐसी पाप आत्मा को तो नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। यह सोचकर आज उसने भोजन भी नहीं किया। वह बिस्तर में लेटा तो बिस्तर में उसे रात्रि के 2 बजे तक नींद न आई। आखिरकार वह कमरे से बाहर निकलकर सड़क पर घूमने निकल पड़ा। अभी वह अपने कमरे से सड़क पर करीब 1 किलोमीटर आगे निकला होगा कि मुंबई पुलिस के गश्ती दल की नज़र उस पर पड़ी। पुलिस ने गाड़ी रोककर उसे रात्रि में इस तरह घूमने का कारण पूछा। पुलिस को देखकर उसके हाथ पांव फूल गए। उसने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, साहब घर पर नींद नहीं आ रही थी तो सोचा सड़क पर टहल लेता हूँ। पुलिस ने नाम पता पूछा और कठोर चेतावनी के साथ उसे घर लौटने को कहा। इसके बाद वह चुपचाप कमरे में लौट आया। इस तरह आज उसकी पूरी रात करवटें बदल कर निकल गई। सुबह सुबह उसने स्नान किया और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने के भाव से आंख बंद करके भगवान की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर करीब 1 घंटे तक वहीं खड़ा रहा। एक एक कर उसके मन में पुराने विचार आते जाते रहे। उन्हें याद करके उसकी आंखें भीग जाती। अपने जीवन में पहली बार इतना रोया होगा। कहते हैं यदि कोई इंसान अपने द्वारा किए गए किसी गलत काम का हृदय की गहराइयों से प्रायश्चित करता है तो भगवान उसे जीवन जीने की नई राह दिखाते हैं। रवि के साथ भी यही हुआ। आज उसके मन में विचार आया कि जब तक वह इस बात का प्रायश्चित न कर लेगा तब तक वह अपनी हजामत नहीं बनवाएगा। वह रात से भूखे पेट था, इसलिए उसने नाश्ता तैयार किया और नाश्ता करके ऑफिस निकल गया। अब वह कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च देखता तो ऊपर वाले से यही दुआ करता कि मेरे पापों के लिए मुझे क्षमा करना। अब वह रोज सुबह शाम पूजा पाठ करता और अपने मन को एकाग्रचित करने का प्रयास करता। 2-3 दिन तक तो किसी ने भी रवि से कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उसकी दाढ़ी मूछ बेतरतीब ढंग से रवि के चेहरे को ढकने लगी तो दोस्तों ने मजाकिया लहजे में उसे देवदास कहना शुरू कर दिया। इस बात का भी रवि पर कोई असर न हुआ। इस बीच रवि के पिता का दूसरा पत्र भी आ गया, जिसमें उन्होंने रवि को लिखा था, बेटा लगता है इस बुढ़ापे में हमें गाँव में भी सुकून से नहीं जीने देगा। आखिर दौलतराम के परिवार को भी तूने बता ही दिया कि बंटी को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला तू ही है। वह तो गोलू जू की कृपा से उसके लड़के मोहन ने बात को सुलझा दिया, नहीं तो तेरे कुकृत्यों से तो गांव बिरादरी में हमारा हुक्का पानी भी बंद हो गया होता। अब तुझसे हमारे अंतिम दरखास्त है कि अपनी इस तरह की उल जुलूल हरकतों से बाज आ जाओ, वरना तुम अपने माता पिता का मरा हुआ मुंह ही देखोगे। बंटी की तरह अब हम लोग भी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। पत्र पढ़कर रवि का मन स्वयं से एक बार फिर खिन्न हो गया, लेकिन इस बार रवि ने न तो अपने माता पिता और न मोहन के पत्र का जवाब देना ही उचित समझा। अब उसकी समझ में आ गया था कि सारी परेशानी की जड़ उसका पत्राचार ही है।
नंदनी और हीरालाल ने भी अब रवि को पत्र भेजना बंद कर दिया था। इस तरह 3 माह बीत गए। मार्च के अंतिम सप्ताह में होली का त्यौहार भी आ गया। रवि को अपने कुमायूं की होली बहुत याद आ रही थी, लेकिन उसने अपने लिए खुद मुसीबतें खड़ी की हुई थी। ऐसे में गांव जाए भी तो कैसे। मुंबई में भी उसकी जान पहचान के जो लोग थे वे बंटी को भी जानते थे। रवि को मालूम था कि वह जिसके घर भी होली मिलन के लिए जाएगा, हर कोई बंटी की आत्महत्या की बात जरूर पूछेगा। इस बात की सोचकर उसने अपने जान पहचान के लोगों से मेलजोल भी कम कर दिया। परिणाम यह हुआ कि इस बार वह होली का त्यौहार भी ढंग से नहीं मना सका। इस सब का नतीजा यह हुआ कि रवि धीरे धीरे दिन दुनिया से अलग थलग पड़ता जा रहा था। अब जब भी रवि को समय मिलता वह पवित्र धार्मिक ग्रंथों को पढ़ता। नंदनी के साथ जो अब तक भी घटित हुआ था इसके लिए वही जिम्मेदार था। ज़्यादा कुछ न सही, लेकिन बंटी के साथ उसका उठना बैठना तो था ही। इसके बाद उसने रवि को दरकिनार कर मुझसे नज़दीकियां बढ़ाई, वह भी सिर्फ इसलिए कि उसे मनीराम की ज़मीन जायदाद का लोभ था। मैं भी उसके प्यार के चक्कर में इतना गिर गया कि बचपन के दोस्त के साथ दगाबाजी कर बैठा। यह सब बातें सुनकर आज एक बार फिर रवि का हृदय उद्वेलित हो गया। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने अपनी इस बेचैनी में एक पत्र लिख दिया। आज यह पत्र उसकी गलती का एक और प्रायश्चित था। यह पत्र उसने हीरालाल के लिए लिखा और इसमें साफ साफ लिखा कि शायद आप लोगों को ज्ञात होगा कि आपके वायदे में अब 4 माह का समय ही बाकी बचा है। मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी नंदनी अब मेरे साथ शादी करने की इच्छुक है। 4-5 महीने से उसका कोई पत्र भी नहीं आया है। फिर भी तुम एक बार उसके पास जाकर उसकी अंतिम इच्छा पूछ लो, क्योंकि यह वायदा मेरे पिताजी और आपके द्वारा किया गया है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपको यह कहने का मौका दूं कि धनीराम के बेटे ने वायदा खिलाफी की है। अगर नंदनी की इच्छा हो तो ठीक है, फिर हमें भी शादी की तैयारियां करनी होंगी। यदि अब वह इस रिश्ते में रुचि नहीं रखती हो तो फिर उसका और मेरा रास्ता अलग अलग होगा। इसके बाद अगली सुबह रवि ने ऑफिस जाते समय चिट्ठी डाकघर में डाल दी। रवि ने अब दाढ़ी, मूछ और बाल कटवाने बंद कर दिए थे। ऑफिस के उसके हम उम्र दोस्त उसके बारे में तरह तरह की बातें करते, लेकिन रवि इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं देता था। अब कोई उसे देवदास और कोई सरदार जी कहने लगे थे। करीब 10 दिन बाद हीरालाल को रवि की चिट्ठी मिली। उसने ध्यान से रवि की चिट्ठी पढ़ी और अपनी पत्नी तुलसी को भी चिट्ठी पढ़कर सुनाई। तुलसी ने हीरालाल से कहा, नंदनी के बापू, रवि ने बात तो सही लिखी है। अब विजयादशमी आने में 3 माह से भी कम समय बचा है। नंदनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले तो वह रवि को छिप छिप कर चिट्ठी भेजती रही, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने रवि और नंदनी की शादी की बात पक्की की तो उसने न जाने क्यों रवि को चिट्ठी लिखनी ही बंद कर दी। लगता है हमारी बेटी नंदनी की किस्मत ही खराब है। हीरालाल ने कहा, रवि की तबीयत बीच में कुछ दिनों तक खराब हो गई थी। हो सकता है नंदनी को इस बात का पता चल गया हो, इसलिए उसने उसे चिट्ठी पत्री लिखनी बंद कर दी हो। तुलसी ने कहा, यह तो और भी गलत बात है। यह कैसा प्यार प्रेम है हमारी बेटी का रवि के साथ। अरे प्यार प्रेम सुख दुख में ही तो देखा जाता है। नंदनी को ऐसी स्थिति में रवि का साथ देना चाहिए था। तुम कल ही नंदनी की ससुराल चले जाओ, उसे एक बार फिर उसकी मनसा पूछ लो। अगर उसकी इच्छा न हो तो फिर हमें वायदे के अनुसार रवि और अंजू की शादी की तैयारियां तो करनी ही पड़ेंगी। हीरालाल को तुलसी की बात सही लगी। उसने भी इस मामले में नंदनी की ही गलती मानकर कल सुबह उसके ससुराल जाने की तुलसी की बात मान ली। अगले दिन सुबह सुबह हीरालाल तुलसी की ससुराल के लिए निकल पड़ा। मनीराम के घर पहुंचकर हीरालाल ने देखा कि नंदनी अपने काम में व्यस्त थी। मनीराम और उसकी पत्नी कमला घर में नाश्ते की व्यवस्था करने में लगे थे। सुबह सुबह हीरालाल को अपने घर पर देखकर मनीराम भौचक सा रह गया। हीरालाल ने मनीराम और कमला को नमस्कार किया। उन दोनों ने भी हीरालाल के नमस्कार का जवाब देकर उनके घर के हाल चाल पूछे तथा हीरालाल से सुबह सुबह आने का कारण पूछा। हीरालाल ने बताया कि कल ही मुंबई से रवि की चिट्ठी आई है। उसने लिखा है कि अपनी बेटी नंदनी को उसकी इच्छा पूछ लेना। अगर उसके मन में अब भी इस रिश्ते के बारे में संकोच हो तो वह उसके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएगा। यह सुनकर कमला ने हीरालाल से कहा, 2 सप्ताह पहले हमारा बेटा आकाश भी अपने गुरुजी के साथ यहाँ आया था। उसकी बातों से हमें ऐसा लग रहा था
कि उसके मन में अभी भी अपने गृहस्थ जीवन में लौटने की थोड़ी सी इच्छा शेष है। नंदिनी का भी ऐसा ही मानना है। फिर भी आप एक बार यह बात अपनी बेटी से ही पूछ लो। इसके बाद कमला चाय बनाने के लिए रसोई में चली आई। इस बीच नंदिनी भी गौशाला से डंगरों को चारा पानी देकर घर चली आई। सुबह सुबह पिता को अचानक घर पर देखकर आश्चर्य में पड़ गई। उसने पिता के पैर छुए और घर पर माँ एवं भाई बहन की कुशल क्षेम पूछी। हीरालाल ने नंदिनी को सारा हाल चाल बताया और सुबह सुबह अपने यहाँ आने का कारण भी बताया। रवि की चिट्ठी की बात सुनकर नंदिनी बोली, क्षमा करना पिताजी, पिछली बार जब आपको मेरी सास ने रवि की चिट्ठी दी थी उसके बाद मैंने रवि को चिट्ठी लिखना बंद कर दिया। इसके बाद भी उसने यहाँ एक ऐसी चिट्ठी भेजी थी जिससे मुझे लगा कि मैंने गलत आदमी पर विश्वास कर लिया। ऐसे पागल आदमी से रिश्ता करने से अच्छा होगा मैं अपने प्राण ही त्याग दूं। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि आप रवि के पिता और उसकी बातों में आकर अंजू का रिश्ता कहीं उस पागल रवि से न कर देना। आपने उनसे जो भी वायदा किया उसे अभी तोड़ दो, नहीं तो जिंदगी भर पछताओगे। वैसे भी उसे एक न एक दिन बंटी की मौत के लिए जेल की सजा काटनी ही पड़ेगी। हीरालाल ने नंदिनी से कहा, सोच समझ कर निर्णय लेना बेटी, मुझे तो रवि की चिट्ठी का कुछ न कुछ जवाब देना ही होगा। तू अंजू की चिंता मत कर, उसकी किस्मत में जो लिखा होगा वह उसे मिलेगा। तू मुझे अपनी आखिरी मनसा बता दे। नंदिनी ने कहा, अभी कुछ दिन पहले वे भी एक बुजुर्ग सन्यासी के साथ यहाँ आए थे। उनकी बातों से बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मैं अपनी सास की इच्छा के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठा सकती। अब आप उनसे ही पूछ लो कि क्या ऐसी स्थिति में वे मुझे इस घर से विदा कर देंगी। कमला चाय बनाकर ले आई। उसने नंदिनी और हीरालाल की बात सुन ली। उसने हीरालाल से कहा, मैं अगले 6 माह तक नंदिनी को और रोकना चाहती हूँ। आप रवि को ऐसा ही लिख दो। अगर वह रुक सकता है तो ठीक है, वरना उसे जो करना है वह करने के लिए स्वतंत्र है। हीरालाल ने अब इस मुद्दे पर ज़्यादा बात करनी ठीक नहीं समझी। इसके बाद सभी ने नाश्ता किया और इसके बाद हीरालाल वापस अपने गांव लौट आया। हीरालाल के मन में जो शंका थी अब वह सही साबित हो चुकी थी। पूरे रास्ते में वह यही सोचता रहा कि उसकी बेटी नंदिनी की वजह से उसे न जाने कब तक लोगों के आगे झुकना पड़ेगा। अब मैं धनीराम को क्या जवाब दूंगा। वह तो यही सोचेगा कि हीरालाल अपने वायदे से मुकर रहा है, पर रवि की दिमागी हालत को देखते हुए उसके साथ अंजू का रिश्ता करना भी तो ठीक न होगा। नंदिनी के किए की सजा इस बेचारी को देना भी उसके साथ नाइंसाफी होगा। हम सोच रहे थे कि अपनी आंखों के सामने इस अभागी नंदिनी का घर फिर से बसा देख लेंगे, लेकिन ऊपर वाले को शायद ऐसा मंजूर नहीं है। इसी उधेड़ बुन में न जाने कब सफ़र कट गया और अब हीरालाल अपने घर पहुंच गया था। हीरालाल के इस तरह दिन में घर वापस लौटने से तुलसी समझ गई थी कि नंदिनी ने अपने पिता को कोई उल्टा पुल्टा जवाब दिया होगा, तभी तो ये दिन की धूप में ही घर वापस लौट आए होंगे। अंजू पिता के लिए घड़े में से ठंडा पानी का लोटा भर ले आई। हीरालाल ने थोड़ी देर सुस्ताकर पानी पिया। इसके बाद तुलसी ने अंजू को पिता के लिए चाय बनाने को कहा। हीरालाल खटिया में बैठा बीड़ी पिए जा रहा था। तुलसी ने यह सब देखा तो उसे रहा ना गया। आखिर उसने हिम्मत करके हीरालाल को नंदिनी की कुशल बात पूछते हुए कहा, नंदिनी के सास ससुर ने क्या कहा है। हीरालाल ने कहा, बड़ी दुविधा खड़ी कर दी है उन्होंने हमारे सामने। नंदिनी तो अब इस रिश्ते के लिए बिल्कुल ही मना कर रही है। मेरे लिए बड़ा धर्म संकट खड़ा कर दिया है उसने। वह तो कह रही है कि अंजू का रिश्ता भी भूल कर रवि के साथ मत करना। अब मैं धनीराम को क्या मुंह दिखाऊंगा। वह तो यही समझेंगे कि हीरालाल जुबान का बड़ा कच्चा आदमी है। तुलसी बोली, ऐसी क्या बात हो गई कि रवि से नंदिनी का दिल खट्टा हो गया। पहले तो दोनों एक दूसरे के लिए इतने परेशान रहते थे, कहीं उसकी सास ने नंदिनी को कुछ ताने तो नहीं मारे होंगे। हीरालाल ने कहा, सारी कमी हमारी बेटी में ही है, हम किसी और को कुछ नहीं कह सकते। नंदिनी का दिमाग बड़ा चंचल है, उसे वर्तमान में जो अच्छा लगता है वह उसी को सही मानती है। उसके सास ससुर कह रहे थे कि इस बीच आकाश भी अपने गुरु के साथ गांव आया था। नंदिनी और उसकी सास का कहना है कि उन्हें लगता है कि आकाश का मन संन्यास में नहीं लग रहा है, शायद वह घर लौटना चाहता है। तुलसी बोली, नंदिनी और उसके सास ससुर शायद इसलिए इस रिश्ते से मना कर रहे होंगे कि कौन चाहता है कि उसके बेटे का घर उजड़ जाए।
अगर ऐसा जो हो जाता तो यह तो हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात थी। हीरालाल ने कहा, अच्छी बात तो है, लेकिन हम लोगों ने धनीराम और रवि से जो वायदा किया है उसके अनुसार हमें अंजू की शादी रवि के साथ करनी होगी। क्या अंजू इस बात के लिए राजी होगी? जैसा नंदिनी ने मुझे बताया और रवि की कुछ दिन पहले की बातें सुनकर मेरा हृदय इस बात के लिए खुद भी राजी नहीं है कि अपनी अंजू की शादी रवि से हो। मैं तो तुझे उस दिन भी यही कह रहा था कि हमें सोच समझकर धनीराम और उनके लड़के से कोई वायदा करना चाहिए, लेकिन तेरी भी जिद थी और मेरी भी मति खराब हो गई थी, इसलिए आज हमें यह सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है। तुलसी ने कहा, लेकिन रवि ने चिट्ठी में ऐसी कोई बात भी तो नहीं लिखी कि उसे नंदिनी के साथ शादी न होने की स्थिति में वह अंजू से शादी करना चाहेगा। हो सकता है वह खुद ही इस बात से इनकार कर दे। क्यों न आप रवि को सच सच सारी बात बता देते। जब रवि की इच्छा होगी तभी तो हम अंजू से इस बारे में कुछ बात छेड़ेंगे। हीरालाल ने कहा, चिट्ठी तो रवि को लिखनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल हमें उसे यह बात बतानी ही पड़ेगी। मैं उसे आज ही चिट्ठी लिख देता हूँ, जो भी उसका जवाब आएगा हम वैसा करने को तैयार हैं। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।